अंदर हो रहा है, भूखमरी की स्थिति नहीं है। चेंज कैसे लाया जा सकता? 2014 के पहले याद करिए, देश के अंदर सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहा था। आज देश के अंदर ये स्थिति, अगर किसी का इंडिविजुअल कोई मामला हो उसको छोड़ दिया जाए तो आत्महत्या किसान के स्तर पर एकदम समाप्त हो गया है। ये परिवर्तन, किसान की आमदनी कई गुना बढ़ी है। यह परिवर्तन आज हम सबको एक नया चेंज हम सबको देखने को मिलता है। और इसलिए आज के दिन पर हम सब इस बारे में देखते हैं। मैं 17 के पहले भी देखता था, 17 के बाद भी मैं लगातार इस बात को देखता हूं। 17 के पहले की चुनौती क्या थी? कोई यानी पब्लिक के मन में, किसान के मन में एक अविश्वास था। उसको सरकार पे कोई फेथ नहीं थी, उसका कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे मालूम था ये लोग जो बोल रहे हैं इनको खेती किसानी से कोई मतलब है नहीं। किसान आत्महत्या करता था, पलायन करता था, अलग अलग प्रकार से वह प्रताड़ित होता था। कोई सरकार की नीति नहीं थी। अन्नदाता उस समय केवल एक चुनावी मुद्दा होता था और इसीलिए जाति के नाम पर लोग बांटते थे, तमाम प्रकार के वादों में बांटते थे। लागत अधिक थी, उत्पादन कम होता था, और जो उत्पादन भी करता था उसमें बिचौलिए हावी थे। यानी प्रोक्योरमेंट सेंटर नहीं चलते थे, बिचौलियों के माध्यम से सब खरीदा जाता था। और परिणाम क्या होता था? अन्नदाता कर्ज के रूप में बोझ से दबता था और वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। और 2017 के बाद हम लोगों ने कार्य जो प्रारंभ किया, आज हमारे पास इसके लिए स्पष्ट नीति है। हमारे पास आज अन्नदाता किसान को बीज से लेकर के उसके उत्पाद को खरीदने और उसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ने के लिए भी सरकार के पास एक स्पष्ट नीति भी है, कार्यक्रम भी हैं, और हम उसके उत्पाद को लागत का 1.5 गुना से अधिक दाम एमएसपी के रूप में उसको उपलब्ध करवा रहे हैं, उसके क्रय केंद्र के रूप में ही उसे हर प्रकार का सपोर्ट दे रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर 85 से 86% भूमि तो सिंचित भूमि है। सरकार के द्वारा संचालित ट्यूबवेल तो पहले से फ्री बिजली दे रहे थे, नहरों से फ्री पानी हम दे ही रहे थे। लेकिन साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 16 लाख ऐसे ट्यूबवेल थे जिनको बिजली का कनेक्शन लेकर के किसान संचालित करता था और उसको बिजली का बिल चुकाना पड़ता था। हम लोगों ने 2 वर्ष पहले उसको भी माफ करके सरकार उसका भुगतान करती है। 3000 करोड़ रुपए सरकार उसका भुगतान उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को करती है और किसान को फ्री में बिजली वहां भी उपलब्ध करवा रही है। जो 23 लाख ऐसे ट्यूबवेल हैं जो आज भी बिजली के कनेक्शन नहीं, उसको हम सोलर पैनल से जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे अन्नदाता किसान को वहां भी राहत मिले। नहरों का जाल बिछाया जा रहा है। आप सोचिए, वर्षों से, कई दशकों से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1972 में योजना बनी थी, 1977 में उसका शिलान्यास हुआ था और 2021 तक पूरी नहीं हो पाई थी। 2021 में हम लोगों ने इसे पूरा किया और आज वह 14 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा रही है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। ऐसे ही अन्य तमाम परियोजनाएं थी, अधूरी पड़ी हुई थी। कहीं पैसा नहीं आता था, कहीं पे सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव था, सरकार के एजेंडे में किसान और खेती नहीं थी। और अगर वहां किसान अपने पुरुषार्थ से कर भी लेता था तो जंगली जानवर अगर नहीं है तो निराश्रित गौ
वंश उन फसलों को चौपट करते थे। आज जंगली जानवरों से भी नुकसान को रोकने की तैयारी की गई है। सोलर फेंसिंग उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथ साथ पहली बार हुआ है और यूपी का मॉडल देश के अंदर लागू किया जा रहा है। 16 लाख गोवंश को हम निराश्रित गो आश्रय स्थल बनाकर 7,700 गो आश्रय स्थल बनाकर के हर गाय को 1,500 रुपये महीना उसके भरण पोषण के लिए सरकार उपलब्ध करवा रही है। मैं तो कृषि अपने गौ सेवा आयोग को बोलते बोलते थक गया कि इनको हर गौशाला में जाना चाहिए, गाय को भरण पोषण पर्याप्त मिले और वहां को प्राकृतिक खेती के साथ उन गौशालाओं को आप जोड़िए। यानी इस स्तर पर जाके सरकार कार्य कर रही है। आपके बुंदेलखंड में अन्ना प्रथा समाप्त सा हो गया, हर जगह उसके परिणाम है। लेकिन सरकार की योजना का प्रचार प्रसार गौ सेवा आयोग के स्तर पर जिस रूप में होना चाहिए उसका भाव आज भी दिखता है। किसान को जोड़ने की आवश्यकता है। इसमें फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से हर किसान को उस व्यवस्था के साथ जोड़ना, अंश निर्धारण के कार्यक्रम को समय पे आगे बढ़ा देना, जैसे तकनीक पर आधारित हम किसी योजना को जोड़ते हैं तो लाभार्थी को सही ढंग से उसका लाभ प्राप्त हो जाता है। और यही कार्य आज हम सबको करना होगा और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। हमें याद रखना होगा, हमें जब यहां पर हम इस त्रिदिवसीय कृषि विज्ञान से जुड़ी हुई इस कांग्रेस के समिट के आयोजन कर रहे हैं और इस कांग्रेस में उन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उन मुद्दों को जरूर प्रयास करिए कि प्रोडक्शन को प्रोडक्टिविटी में हम कैसे बदल सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। यानी केवल उत्पादन नहीं, अपितु कम संसाधनों पर अधिक उत्पादन, कम लागत अधिक उत्पादन। और इसमें हमें खेती और किसान की एफिशिएंसी पर ध्यान देना होगा। यह कैसे हो सकता है? तकनीक से संभव है। दूसरा, प्रोडक्टिविटी को कैसे हम प्रॉफिटेबिलिटी में बदल सकते हैं, यानी जो कम संसाधन से अधिक उत्पादन, और इसमें अन्नदाता किसान की आय को बढ़ाने के लिए क्या कार्यक्रम हम कर सकते हैं, कैसे उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर प्रॉफिटेबिलिटी से प्रॉस्पेरिटी, यानी अन्नदाता किसान की आय बढ़ाने के साथ ही उसको उसकी खुशहाली के साथ जोड़ना है। अन्नदाता खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, समाज खुशहाल होगा। और इसके लिए हमें कहीं एक जगह सहारा मिलती है तो वह है, सबसे पहला है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पर आधारित नेक्स्ट जनरेशन फार्मिंग, कैसे हम इस दिशा में कार्य कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी और डाटा से संचालित आज के इस युग में हम अपने अन्नदाता किसान को कैसे जोड़ सकते हैं, इसके बारे में। कृषि में प्रिसीजन, यानी ड्रोन से सटीक और नियंत्रित तरीके से खाद का छिड़काव। आप देखते होंगे खेती में जहां पे तकनीक का उपयोग किया जाता है, एक जैसी खेती दिखाई देती है, लेकिन जहां पर लोग बेतरतीब तरीके से छिड़काव करते हैं तो उसमें भी खेती में भी विषमता हमें देखने को मिलती है। सब पता लग जाता है क्या स्थिति है, हम उसका कर सकते हैं। सैटेलाइट से भूमि और मौसम की निगरानी करना। आप देख रहे होंगे इस समय असमय बरसात, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, आंधी तूफान के कारण खड़ी फसल